सीरियस कई दिनों से तेरे पिताजी को तेज खांसी चल रही है। बहुत दिनों से मैं घरेलू इलाज भी कर रही हूँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो डॉक्टर को दिखा कर ले आ। कोई टेस्ट भी होता है तो वो भी करवा ले, ताकि इन्हें आराम मिल जाए। रात भर ये खांसते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। सरिता जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, मम्मी मेरी आज एक मीटिंग है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे कैरियर का सवाल है, आप छोटे को बोल दीजिए, वो डॉक्टर को दिखा कर ले आएगा। मेरे पास समय नहीं है इन सब कामों के लिए। ये कहकर सीरियस लैपटॉप में काम में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि आप राजीव को बोल दीजिए, उसके पास काम भी क्या है, वो पापा को दिखाकर ले आएगा। अंदर कमरे से राजीव फ़ोन पर बातें करते हुए बाहर आता है और एक हाथ से जूते पहनने लगता है। हाँ यार, आ रहा हूँ, तो चिंता मत कर, अपनी मूवी नहीं छूटेगी। माँ मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगा। वैसे मैंने नेहा को भी बोल दिया है, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बेटा तेरे पिताजी को खांसी। सरिता के शब्दों को अनसुना करके राजू चला गया। खांसी की तेज आवाज़ सुनकर सरिता जी कमरे की ओर दौड़ी और गर्म पानी अपने पति कैलाश जी को पिलाया। साथ ही मुंह में एक अदरक का टुकड़ा रख दिया। अंदर से बड़ी बहू अलका के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मम्मी जी पिताजी को कहिए थोड़ा धीरे खांसें, मुन्ना अभी सोया ही है, फिर से जाग जाएगा। एक आवाज़ छोटी बहू नेहा की भी आती है, मैं टीवी देख रही हूँ, आप कमरा बंद कर लीजिए, पिताजी बड़ी तेज़ी से खांसे जा रहे हैं। सरिता जी चुपके से कमरा बंद कर लेती हैं और अपने पति की हालत देखकर उनकी आंखें भीग जाती हैं। दोनों बेटों और बहुओं को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। अपने पिता की हालत पर जरा भी दया नहीं आती है। दोनों बेटे ही जब पत्थर दिल हो गए हैं तो बहुओं को क्या बोलें। जब अपने ही खून को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है तो बहू तो फिर भी पराया खून है। सरिता जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो एक दिन हिम्मत करके तैयार हो गई थी और अपने पति कैलाश जी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी। दोनों बहुओं ने टोक दिया कि बेटों के होते हुए आप अपने पति को दिखाने ले जाएंगी, समाज और रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। सरिता जी के बढ़ते कदम पीछे रुक गए। उन्होंने पहले बड़े बेटे सीरियस से कहा, फिर छोटे बेटे राजीव से कहा। दोनों ही सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं और देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सरिता जी के कानों में समाज और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। जब उन्हें पहला बेटा सीरियस हुआ तो ससुराल में उनके बड़े लाड चाव हुए। उनकी जेठानी को 3 बेटियां थीं और सास अपने पोते का मुंह देखने को तरस गई थी। सीरियस के होते ही वो झूम कर नाचने लगी। गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाएं, खुशियाँ मनाई गईं। सरिता जी भी खुश थीं क्योंकि उनकी सास खुश थी। बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, मालिश करते हुए रामवती ने कहा, जो आपके बेटे की मालिश हो रही है और अम्मा जी आपके खान पान का इतना ख्याल रख रही हैं, वरना बड़ी भाभी के जब जब लड़कियां हुईं ना तो मालिश की गई और ना ही अम्मा ने एक लड्डू बनाकर खिलाया। सरिता के आने से पहले उसकी जेठानी को 3 बेटियां हो चुकी थी। सीरियस का अम्मा खूब लाड लड़ाती थी। वो चाहे कितनी भी शैतानी क्यों न कर लेता था, उसे कभी डांट न पड़ने देती। सूखे मेवे और दूध उसे खिलाती पिलाती रहती थी। अम्मा की गोद में सिर्फ सीरियस के लिए जगह थी। बाकी की पोतियाँ सिर्फ दूर से ही उन्हें देख सकती थीं। एक भी पोती को अम्मा पास नहीं फटकने देती थी। सरिता के दूसरी संतान भी बेटा हुआ। अब तो अम्मा और भी ज़्यादा सरिता से खुश रहने लगी। बड़ी किस्मत वाली है जो बेटा हुआ है। बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटी होती तो चली जाती, अब तो बेटों के बड़े होने का
इंतजार कर, बहुएं आएंगी और मन से सेवा करेंगी। सरिता जी जब सुनती रहती और अपना काम करती रहती। जिस तरह का समय चल रहा था वो घबरा जाती थी, पर कैलाश जी उन्हें हिम्मत देते थे। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थीं। दोनों भाई उनके पास न फटकते थे, उनकी एक भी नहीं सुनते थे। अपनी ही पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते थे। जेठानी की बेटियां अब बड़ी हो गई थीं। तीनों की अच्छे घरों में शादी हो गई थी। वो मंदिर और घर के कामों में लगकर समय बिता रही थी। इधर शिरीष और राजीव की भी उसी शहर में नौकरी लग गई थी। अम्मा एक दिन चल बसी। दोनों पोतों का ब्याह देखने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया था। कुछ समय बाद शिरीष की शादी हुई और अलका बहू बनकर घर आ गई। सरिता जी के जेठ जेठानी तीनों बेटियों की शादी कर चुके थे, तो वो दोनों कुछ सालों के लिए हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने लगे। प्रभु भक्ति में मन लगाने लगे। तीनों बेटियां सरिता जी के पास ही रहने आती थीं, क्योंकि अब वो ही उनका मायका था। राजीव ने भी अपनी पसंद की लड़की नेहा से शादी कर ली थी। अब घर में कैलाश जी, सरिता जी और दोनों बेटे बहू भी थे। इतने बड़े घर में जहाँ इतने लोग रहते थे, अब कुछ ही लोग रह गए थे। जितने मन से सरिता जी बहुएं घर लाई थी, वो उतने ही जुबान की कड़वी निकली। दोनों बहुओं की आपस में एक न पड़ती थी। काम को लेकर तनातनी सी चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे का एक भी काम न करती थी। इसी वजह से घर में कलह रहता था। अपने अपने पति के कान भरती रहती थी। वो दोनों भाई भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। घर अभी भी कैलाश जी की कमाई से चल रहा था। दोनों भाई घर में एक पैसा नहीं देते थे, पर अपनी मौज मस्ती और पार्टियों पर खूब खर्च कर देते थे। अब कैलाश जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वो सारा दिन घर पर ही रहा करते थे। इससे बहुएं गुस्से में रहती थी। पिताजी सारा दिन घर पर रहते हैं, आप उनसे कहिए ना कुछ घंटे घर से बाहर रहें, सामने पार्क में ही जाकर बैठ जाया करें। दोनों एक साथ सरिता जी से बोली, सुबह शाम घूम तो आते हैं, अब दिन भर तो घर से बाहर नहीं रह सकते हैं। फिर धूप भी कितनी है, अपने ही घर में क्या नहीं रह सकते हैं। दोनों मुंह बना लेती थी, पर अब ये रोज का हो गया है। दोनों बहुएं कलेश करने लगी थी। सरिता जी एक दिन रात को कैलाश जी के लिए हल्दी का दूध बना रही थी। अलका ने हाथ रोक लिया। पिताजी, कोई बच्चे हैं जो दोनों समय दूध पिएंगे, सुबह भी तो पिया था, फिर हमारे बच्चे क्या पिएंगे। सरिता जी उदास चेहरा लेकर कमरे में आ गई। कैलाश जी ने सब सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। वो काफ़ी दिनों से दोनों बहुओं और बेटों की हरकतें देख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया और सरिता जी को समझाया। अगले दिन सरिता जी रसोई में लड्डू बना रही थी। नेहा ने देख लिया और पूछने लगी, मम्मी जी ये लड्डू किस लिए बना रही हो? वो सर्दी आ रही है और तुम्हारे ससुर जी का भी मन कर रहा है। आप तो पूरे महीने के लिए आया देसी घी एक ही महीने में ख़त्म कर दोगी। आपको तो पता भी नहीं होगा कि घी कितना महंगा हो गया है। सरिता जी उस दिन गुस्से में बोल ही पड़ी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर आज भी इस घर का खर्च मेरे पति ही उठा रहे हैं। घी कितना महंगा हो गया है मुझे ये तो पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि घी मेरे पति के पैसों से आया है, तुम्हारे पति के पैसों से नहीं। दूध बच्चे ही क्यों, बड़े भी 2 समय पी सकते हैं। बड़े बुजुर्ग का मन भी बच्चों जैसा ही होता है, वो भी मचल सकता है। और दूध भी मेरे पति की कमाई से आता है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। याद रखो बहू, तुम सब हमारी कमाई पर चल रहे हो, हम तुम पर निर्भर नहीं हैं। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकते हो। हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा बनकर रह लेंगे। अच्छा, हम ऐसे कैसे घर छोड़कर चले जाएं? आखिर इस घर पर
इस जायदाद में हमारा भी हिस्सा है। नेहा बोली, हम इस घर में रह रहे हैं तो अब ये घर हमारा है। ऊपर अलका भाभी रह लेंगी और नीचे हम रहेंगे। आप भी ताई जी और ताऊ जी के पास हरिद्वार क्यों नहीं चले जाते हो, ताकि हम चैन से रह सकें। ये रोज़ रोज़ की चिकचिक तो नहीं होगी। अब तो इस घर को और मोह माया को छोड़कर चले जाओ। पिताजी दिन भर खांस कर हमें परेशान करते रहते हैं। एक पल को भी हम सुकून से नहीं रह पाते हैं। हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ ही छीन गई हैं। नेहा बोले जा रही थी, तभी अलका भी आ गई और वो नेहा का साथ देने लगी। हाँ मम्मी जी, अब आपको इस उम्र में न जाने किसका मोह बचा है। आप भी घर छोड़कर चली जाओ और हमें जिए दो। घर छोड़कर चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? इस घर को मैंने और भाभी जी ने बनाया है। वो मेरे भरोसे घर छोड़कर गई हैं। आज भी उनकी बेटियां यही मायके में आती हैं। मैं तुम जैसी बहुओं के लिए अपनी बेटियों से उनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। फिर जेठ जी और जेठानी जी कुछ सालों के लिए हरिद्वार गए हैं। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और ये घर अकेला तुम्हारा नहीं है। ये घर तो तुम्हारे ससुर जी का और उनके बड़े भाई साहब का है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम जब फर्ज नहीं निभा सकते हो तो हक भी नहीं जता सकते हो। इतने में शिरीष और राजीव भी आ गए थे। तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम दोनों के पास समय नहीं है, पर मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। जायदाद पर तुम दोनों का कोई हक नहीं है। ये जायदाद मेरे पति की है और अभी वो जीवित हैं। तभी कैलाश जी कमरे से बाहर आ जाते हैं। सरिता बिल्कुल ठीक कह रही है। इस जायदाद में तुम दोनों का कुछ हक नहीं है। ये जायदाद मेरी है और मैं तुम दोनों को नहीं देना चाहता हूँ। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों की परवरिश की, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। तुम दोनों जब बीमार होते थे तो मैं और तुम्हारी माँ रात रात भर जागते थे। जरा सी सर्दी खांसी हो जाती थी तो हम डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। माँ बाप का ही सारा फर्ज होता है, बच्चों का तो कुछ फर्ज नहीं होता है। तुम जैसे नालायक बेटों को मैं ये जायदाद नहीं दूंगा। तुम इस घर और जायदाद के वारिस नहीं हो। हम दोनों के जाने के बाद ये बड़ा सा घर हमने एक वृद्धाश्रम को दान देने का संकल्प किया है। तुम्हारी तीनों बहनों के पास भी कोई कमी नहीं है। तुम्हारे ताई जी और ताऊ जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकते हो। 7 दिन का समय देता हूँ, घर खाली कर दो। तुम दोनों कमाते हो, अपने परिवार का खर्च चला सकते हो। मैं तो अभी तक उठा रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे अभी पेंशन मिलती है। हमें तुम दोनों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी तीनों बेटियां आकर संभाल ही लेंगी और पैसा है तो नौकर चाकर रख ही लेंगे। शिरीष और अलका, राजीव और नेहा की बोलती बंद हो गई। वो कुछ ना बोल पाए। चारों पिताजी के पाँव में गिर गए। हमें माफ़ कर दीजिए, पर कैलाश जी का मन नहीं पिघला। तुम सब किराए के मकान में रहो और अपनी जायदाद खुद खड़ी करो, ताकि भविष्य में तुम जैसे नालायकों के बच्चे तुम्हें अपने घर से निकलने को नहीं कह सकें। 7 दिनों बाद सभी घर से चले गए। अब सरिता जी और कैलाश जी आज़ाद थे, जो अपने ही घर में अपने बच्चों के कारण रोज़ दुख झेलते थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।